साहब देश के ईमानदार आदमियों में गिनती होती थी। हम ये मानते थे कि इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि जी आपका वो मुख्यमंत्री बेईमान है, इल्ज़ाम लगे, आप उसको बदलते क्यों नहीं? तो उन्होंने यूपी के बारे में ये कहा था, तो इंदिरा जी के मुंह से ये निकल गया कि मैं चौधरी चरण सिंह जैसे आदमी मेरी पार्टी में नहीं है तो उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाऊं। तो तब से दिमाग में ये बात बैठ गई कि चौधरी साहब बहुत ईमानदार आदमी है। तो उस टाइम पे मोस्टली, केवल मैं नहीं, मोस्टली लोग ईमानदार होते थे। अच्छा, 90 में से 50 MLA में गिनती करा सकता हूँ जो अपने कपड़े कुर्ता धोती कुर्ता पजामा आप धोकर के MLA हॉस्टल में और सुखा देते थे, शाम को तकिए के नीचे रखते और सवेरे उठा के पहन के असेंबली में चले जाते थे। प्रधानमंत्री बने तो तब तो आपका उनके साथ चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उस टाइम में मैं MLA भी था, और चौधरी साहब के घर में माता जी के पास मेरा ऐसा आना जाना था कि जिस प्रकार आदमी अपनी वहाँ कोई घर की बैठक में जाता, प्रधानमंत्री से मिलना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, तो कैसी सिक्योरिटी वगैरह थी उनकी? देखो, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आम आदमी के लिए दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन चौधरी साहब का एक नियम था शुरू से ही, वो सवेरे सबसे मिलते थे। अच्छा। चौधरी साहब कितने सादे थे, सिंपल थे। चौधरी साहब वाज प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। तो मैं एक दिन मिलने के लिए किसी ज़रूरी काम से पहुंचा, वो दफ्तर में नहीं थे, मैं चौधरी साहब के घर गया तो उनके PSO होते थे करतार सिंह DSP। मैं जब उनके रूम के सामने अंदर जाने लगा, चूँकि मेरे को कोई रोकता नहीं था, तो करतार सिंह ने कहा कि आज चौधरी साहब नहीं मिलेंगे, बरामदे की बात है। मैं कह लगा क्यों? प्रधानमंत्री निवास पे? प्रधानमंत्री निवास पे अंदर कोठी में पिछले कमरे में, जो चौधरी साहब का कमरा प्राइम मिनिस्टर हाउस में था पीछे की तरफ उसमें। तो वो कहने लगे आज चौधरी साहब के दर्द बहुत है कान में और वो लेटे हुए हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। पूर्व विधायकों के संस्मरणों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं बाबू संत कुमार जी। संत कुमार जी सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में हसनगढ़ से 1973 में भारतीय क्रांति दल के विधायक बने थे। चौधरी चरण सिंह की राजनीति को समझने के लिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उस दौर में राजनेता कितने ईमानदार थे, उनकी राजनीतिक शैली कैसी होती थी और उस समय कैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, इस पर हम संत कुमार जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार संत कुमार जी, कैसे राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? देखो, ये था कि मैं सोनीपत का स्टूडेंट था। अच्छा। और मेरे दादाजी वकील थे, 1903 में वकील बने थे जी। फर्स्ट जाट लॉयर ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या नाम था उनका? चौधरी रामचंद्र एडवोकेट। अच्छा, पहले वकील थे वो? पहले वकील थे वो जाटों में, उनसे पहले कोई वकील नहीं था। तो हमारी फैमिली की बैकग्राउंड एजुकेशन की रही। मेरे बड़े भाई थे, वो भी वकील थे, जो मेरे से 13 साल उम्र में बड़े थे। अच्छा। और पंजाब में गुरदासपुर में सरकारी वकील रहे, फिर दिल्ली में उन्होंने प्रैक्टिस की, वहीं कोठी बनाई, वहीं का जी। तो मैं जब सोनीपत में पढ़ता था जी, उसमें छात्र राजनीति में काम किया। उस समय हरियाणा में कांग्रेस के अलावा कोई मुख्य उनका सामने कोई मुख्य विपक्षी दल नहीं था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल 1968 में बनाया था जी, और भारतीय क्रांति दल ही चौधरी साहब का हरियाणा के अंदर बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पे बढ़ा जी। उस समय चौधरी चांदराम जी, चौधरी दल सिंह जी, प्रकाश चंद बत्रा जी, कैप्टन फतेह सिंह जी, ये लोग भारतीय क्रांति दल के लीडर हरियाणा में होते थे जी। बलवंत राय तायल जी भी। और फिर भारतीय क्रांति दल के साथ 8 पार्टियां और शामिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बीजू पटनायक की उत्कल कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी जिनके अध्यक्ष पिल्लू मोदी जी थे जी। राजनारायण जी की सोशलिस्ट पार्टी, मधु दंडवते, मधु लिमेट जी की
समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी। जी। तो ये सारी भारतीय क्रांति दल में चले ये सारी भारतीय क्रांति दल में जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पे? नो, जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पे नहीं जी, चौधरी चरण सिंह के आह्वान पे। चौधरी चरण सिंह वाज द बिगेस्ट लीडर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अच्छा, तो उस समय भारतीय पढ़ रहे थे जी? जी, पढ़ रहे थे ना उस समय मैं सोनीपत में पढ़ता था। और फिर 1971 में भारतीय क्रांति दल को हरियाणा में बनाने के लिए चौधरी साहब यहाँ आए थे। चौधरी साहब ने बीकेडी की यूथ विंग का मेरे को अध्यक्ष, हरियाणा का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद भारतीय लोकदल बन गया, फिर भारतीय लोकदल की यूथ विंग का मैं अध्यक्ष रहा। उसी दौरान में 74 में 75 जून में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी। इंदिरा जी का पेटिशन लूज करने के बाद राजा जी चुनाव जीत गए पेटिशन से, इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के विरोध में रोहतक में मैंने अपने साथियों के साथ, मैं बाबूजी इस पे आऊँगा, इस बात पे आऊँगा, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि उस दौर में जो राजनेता थे, बड़े राजनेता चौधरी चरण सिंह जो थे, एक तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? मतलब वो आपसे प्रभावित, आप उनसे जुड़े कैसे? इतनी छोटी सी उम्र थी आपकी। हाँ, चौधरी साहब से मेरी फर्स्ट मुलाकात चौधरी साहब 1971 में जब रोहतक में पब्लिक मीटिंग के लिए आए, तो हम सोनीपत से के स्टूडेंट 2 बसें भर के 100-125 नौजवान टिकरी बॉर्डर पे हमने उनका स्वागत किया। मतलब कोई मकसद नहीं था, बस चौधरी साहब आ रहे हैं। चौधरी साहब देश के ईमानदार आदमियों में गिनती होती थी। हम ये मानते थे कि इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि जी आपका वो मुख्यमंत्री बेईमान है, इल्ज़ाम लगे, आप उसको बदलते क्यों नहीं? तो उन्होंने यूपी के बारे में ये कहा था। तो इंदिरा जी के मुंह से ये निकल गया कि मैं चौधरी चरण सिंह जैसे आदमी मेरी पार्टी में नहीं है तो उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाऊं? तो तब से दिमाग में ये बात बैठ गई कि चौधरी साहब बहुत ईमानदार आदमी है। और फिर मेरी पहली मुलाकात हुई थी। फिर चौधरी साहब ने एक कैंप लगाया उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो अब कैंप ये उस समय चौधरी साहब ने कैंप शुरू कर दिए थे कि जो नई फसल है, अच्छा, नौजवान लड़के हैं, उनको राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ाने का, उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए, उसको बनाने के लिए वो खुद लेक्चर देते थे। मतलब चौधरी साहब रोजाना आप लोग? चौधरी साहब रोजाना 1 घंटा 11 बजे और 1 घंटा 3 से 4 बजे। अच्छा, क्या लेक्चर देते थे? मुनि की रेती एक जगह है हरिद्वार में जी, उसमें चौधरी साहब ने राजनीतिक कैंप लगाया भारतीय लोकदल का। जी, मैं हरियाणा का अध्यक्ष था भारतीय लोकदल की यूथ विंग का। चौधरी साहब एक बात पे जोर देते थे कि आदमी के 2 करैक्टर नहीं होते। अच्छा, मतलब आदमी की पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ, ये 2 नहीं होती। जो पर्सनल लाइफ है वही प्राइवेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ नहीं होनी। सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन एक होता है। अच्छा जी, अलग अलग नहीं होते। चौधरी कहते थे ऐसा? चौधरी साहब ये कहते थे जिसका व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत चरित्र ऊंचा नहीं होगा, उसका सार्वजनिक चरित्र ऊंचा नहीं हो सकता। अच्छा। जो राजनीति में व्यक्तिगत तौर पे कमजोर है, बेईमान है, वो सार्वजनिक पद पे भी बेईमान रहेगा। अच्छा, इसलिए चरित्र तो एक ही रहेगा आदमी का। वही बात पे बल देते थे। और आज के जितने ही लोग हैं, चाहे वो बाद में करप्शन में फंसे हों, चाहे वो राजेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के आज एक ऐसे नेता है जो मंत्री भी रहे, आज भी अभी 10 दिन पहले फिर MLC बने हैं, चौधरी चरण सिंह के बहुत नज़दीक रहे। अखिलेश यादव के को ये कह दिया कि आपके मंत्री बेईमान है फला, तो अखिलेश ने कहा मेरे साथ बैठे मेरी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, चौधरी चरण सिंह के साथ ही रहे। तो वो इतने ईमानदार लोग आज भी हैं। तो हम उस पीढ़ी के आदमियों को जब याद करते हैं तो उस टाइम पे मोस्टली, केवल मैं नहीं, मोस्टली लोग ईमानदार होते थे। अच्छा, 90 में से 50 MLA में गिनती करा सकता हूँ जो अपने कपड़े कुर्ता धोती, कुर्ता पजामा आप धो कर के MLA हॉस्टल में और सुखा देते थे, शाम को तकिए के नीचे रखते
और सवेरे उठा के पहन के असेंबली में चले जाते थे। प्रधानमंत्री बने तो तब तो आपका उनके साथ चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और उस टाइम पे मैं MLA भी था, और चौधरी साहब के घर में माता जी के पास मेरा ऐसा आना जाना था कि जिस प्रकार आदमी अपनी वहाँ कोई घर की बैठक में जाते हैं। प्रधानमंत्री से मिलना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, तो कैसी सिक्योरिटी वगैरह थी उनकी? देखो, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आम आदमी के लिए दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन चौधरी साहब का एक नियम था शुरू से, वो सवेरे सबसे मिलते थे। अच्छा। जो भी उनके घर पे जाता, चाहे वो मंत्री होता, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता होता, चौधरी साहब सवेरे सबसे मिलते थे। हमारे लिए थोड़ा प्रोरोगेटिव ये था कि हम ज़्यादा नज़दीक थे, हम उनके ऑफिस में, हम उनके घर में बगैर किसी अपॉइंटमेंट के किसी भी टाइम पे जाते हैं, आना जाना हमारा बराबर था। उनके व्यक्तिगत जीवन की मैं एक घटना अगर बताऊं, जी बताइए। चौधरी साहब कितने सादे थे, सिंपल थे। चौधरी साहब वाज प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। तो मैं एक दिन मिलने के लिए किसी ज़रूरी काम से पहुंचा, वो दफ्तर में नहीं थे, मैं चौधरी साहब के घर गया, तो उनके PSO होते थे करतार सिंह DSP। मैं जब उनके रूम के सामने अंदर जाने लगा, चूँकि मेरे को कोई रोकता नहीं था जी, तो करतार सिंह ने कहा कि आज चौधरी साहब नहीं मिलेंगे। बरामदे की बात है। मैं कह लगा क्यों? प्रधानमंत्री निवास पे? प्रधानमंत्री निवास पे अंदर कोठी में पिछले कमरे में, जो चौधरी साहब का कमरा प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, पीछे की तरफ उसमें। तो वो कहने लगे आज चौधरी साहब के दर्द बहुत है कान में और वो लेटे हुए हैं। अच्छा। चौधरी साहब ने अंदर आवाज़ सुनी, वो कहने लगे कौन है करतार? कि जी संत कुमार है, हरियाणा वाला, अंदर भेजो। मैं अंदर गया, चौधरी साहब लेटे हुए थे। मैं चौधरी साहब क्या बात है? बोला बहुत कान में दर्द है, लेकिन तू यही बैठ। वो एक ही बेड होता था, सिंगल। अच्छा, पर उनका जो कमरा था उनका कमरा एक सिंगल बेड होता था जिसपे वो सोते थे। अच्छा, तो और वो सिंगल बेड सख्त एक तरीके से तकत था। अच्छा, तकत पे सोते? तकत के ऊपर गद्दा था रुई का, उसके ऊपर सफेद बेडशीट होती थी, एक बारीक तकिया उस पर, बाकी नीचे कालीन था। लोगों से बैठ कर जब बात करते, चाहे मंत्री आता, विदेश मंत्री और सारे आते, तो नीचे बैठ के बात करते थे। नीचे बैठ जाते? खुद भी सब नीचे बैठते थे पीछे लगा के, और लिखा पढ़ी भी नीचे, जैसे मुनीम रखता है ना आगे टेबल, तो इस तरीके से नीचे रख रखी थी। पीछे बहुत ही सरल प्रधानमंत्री, पीछे 8-10 गोल तकिया थे चारों तरफ दीवार के साथ, उसमें लोग बैठते थे। अच्छा। तो मिनी कैबिनेट मीटिंग भी उसी कमरे में होती, इस तरीके से बैठते। अच्छा। तो मैं जब वहाँ बैठा था, इतने में माता जी आए, उनके हाथ पे तकिया था, तौलिया था, तौलिए के ऊपर एक कटोरी। अच्छा। कटोरी में सरसों का गर्म तेल था जी। तो उन्होंने वो तेल में रुई डाल के कान में डालने लगी। तो चौधरी साहब कहने लगे संत कुमार तुम अपने हाथ को उल्टा करो। ऐसे करवा लिया? ऐसे करवा लिया। तो माता जी को कहने लगे कि पहले तेल यहाँ डालो इनके। उन्होंने यहाँ डाला मेरे। कहने लगे कैसा गर्म तो नहीं लगा बहुत? माँ जी हल्का गर्म है। कहने लगे फिर ठीक है मेरे कान में डाल दो। तो उन्होंने जब डाल दिया, मैंने एकदम से रिएक्ट किया। चौधरी साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, यहाँ ऑल इंडिया के डॉक्टर मारे फिरे, आप उनसे इलाज क्यों नहीं कराती, क्या करा रहे हो? कहने लगे सरसों के तेल में लहसुन की एक डोडी डाल के गर्म करके ले आइए तुम्हारी माता जी, और 15 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मेरे कान बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरत नहीं मुझे। तो दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ जैसे आप लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो चाय भाई मतलब जैसे आजकल चाय माता जी लेके आती थी, नौकर लेके नहीं आता था। अच्छा, माता जी खुद चाय? माता जी खुद बनाती भी खुद थी, और चौधरी साहब के पास बैठने वाले लोग जो है वो चाय पीते थे तो माता जी ही बना के लाते थे। अच्छा। हालांकि उनका नौकर था राम बजोर, मुझे नाम याद है। राम बजोर। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा था वो बताता। तो उनको तो यूपी से ही साथ ले रहे होंगे? चौधरी साहब यूपी से ही उसको साथ लेके आए थे। करतार सिंह उनका PSO होता था। तो चौधरी साहब जात पात से बहुत ऊपर थे। अच्छा, नफरत करते थे? वो यहाँ तक कोशिश करते थे कि जो नौजवान, ये कैंप में भी कहा उन्होंने, जो नौजवान इंटरकास्ट मैरिज करेगा उसको टिकट देने में प्रीफरेंस मिलेगा।
अच्छा और जी। दिया। तो किसी ने अमल भी किया इस बात अमल किया होगा जरूर, अच्छा। लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ। चौधरी साहब ने व्यक्तिगत जीवन में अमल किया। चौधरी साहब ने अपनी बेटी की शादी दलित परिवार में करी, जो बाद में महाराष्ट्र के डीजीपी रिटायर हुए। चौधरी साहब की एक बेटी वहाँ ब्याही हुई थी। तो चौधरी साहब जात पात से बहुत दूर थे। चौधरी साहब बड़े गजब के आदमी थे। उन्होंने